नमस्कार। उम्मीद करते हैं पिछली क्लासें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जानना शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्राचीन इतिहास का आरंभ कब से होता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास का आरंभ तब से माना जाता है जब से हमको जीवाश्मों के साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म का मतलब होता है जीव जंतुओं के मृत अवशेष। अवशेष का मतलब बचे हुए भाग। यानी जब जीव जंतु या पेड़ पौधे मर जाते हैं तो एक लंबे समय तक क्या होते हैं, विघटित होते रहते हैं और उनका जो बचा हुआ भाग रह जाता है वो कहलाता है जीवाश्म। तो अब प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम जानकारी कैसे जुटाएं, क्योंकि ना तो उस समय इतना मोबाइल कैमरा ये सब चीज हुआ करती थी और ना ही उस समय लेखन कला विकसित थी, ना बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी। तो आखिर उस समय के बारे में हम जानकारी कैसे जुटाएं? तो प्राचीन काल के बारे में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहला स्रोत होता है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब होता है ऐसे अवशेष जिनको हम क्या कर सके, अपने आंखों की सहायता से देख सकें, हाथों से छू सकें। तो सोच कर देखिए, मान लीजिए एक नगर है, यहाँ ये घर मकान बसे हुए हैं, यहाँ पर बाढ़ आता है तो ये डूब जाते हैं। धीरे धीरे इस पर मिट्टी और चढ़ती जाती है और ऐसे मिट्टी अब दूर से देखने में क्या लग रहा है, पहाड़। जब इस तरह की संरचना दिखती है तो इसको बोलते हैं टीला। टीला। अगर इसको खुदाया जाए, इस टीले को, तो इसके नीचे हमको क्या मिलेंगे, इन घर मकानों के साक्ष्य मिलेंगे। तो इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले इंसान रहते रहे हैं। और जिस तरह के हमको साक्ष्य मिलेंगे, मानकर चलिए बहुत वीआईपी अगर मकान बने हुए हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर जो लोग रहते थे ये बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे और समय से बहुत आगे थे, बड़े बड़े भवन हुआ करते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, टीला। ये क्या हो गया, भौतिक अवशेष। और भौतिक अवशेष का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में, उसको बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजी। पुरातत्व का मतलब होता है कि हमको जमीन से प्राप्त प्राचीन अवशेष। अब मानकर चलिए अगर हमको इस तरह का कोई नगर मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नगर बसा हुआ था, अब बहुत विकसित अवस्था में था। अगर यहाँ अच्छी सड़कें देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर उन्नत किस्म की सड़कें हुआ करती थी। यहाँ पर मानकर चलिए बिजली का खंभा भी मिले तो कहेंगे यहाँ पर क्या थी, लाइट या बिजली हुआ करती थी या लैंप हुआ करते थे। यहाँ पर मानकर चलिए अगर आपको किसी भट्टी के साक्ष्य मिले या गैस चूल्हे के साक्ष्य मिले तो कहेंगे इस समय लोग गैस या चूल्हे का उपयोग करते थे। अब जिस तरह से हम लोग ये समझ रहे हैं, इसी प्रकार से जो पुरातत्वविद होते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, वो भी इसी प्रकार से अनुमान लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो वो अनुमान लगाएं वो एकदम सही हो। अगला होता है सिक्कों से। देखिए सिक्के, जिसको हम बोलते हैं कॉइन। सबसे पहले जानते हैं सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्के किसी न किसी रूप में हर समय प्रचलित थे। सिक्कों का काम क्या होता था? सिक्कों का काम होता था व्यापार व्यवसाय करना, दान देना या फिर इनके माध्यम से अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना। अब बहुत से शासकों के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं जिसमें उनको जो पसंद था, किसी को वीणा पसंद था तो उसने वीणा का चित्र बनवाया है, किसी को कुछ और पसंद था तो उसने और चीज का चित्र बनवाया है। कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपनी पत्नियों के नाम पर भी सिक्के चलाए। सिक्के अलग अलग तरह के बनाए जाते थे। कुछ सिक्के बनाए जाते थे शीशे के, कुछ कांस्य के, कुछ पोटेन के या फिर स्वर्ण। आज आजकल किसके, गिलट, स्टील, ये अलग अलग धातु से बनाए जाते थे। तो हम बात करेंगे सिक्कों से। अगर हमको सिक्के प्राप्त होते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि उस समय शासन व्यवस्था कैसी रही होगी। यानी सिक्के के माध्यम से हम जानकारी जुटा सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य कैसा रहा होगा, उस समय समृद्धि थी या नहीं थी। और अगर किसी जगह विशेष में बहुत बड़ी संख्या में सिक्के मिलते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर वो जगह समुद्र के पास है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है वहां पर क्या रहा हो, बंदरगाह है। और अगर हमको किसी दूसरे देश के सिक्के मिलते हैं तो यह भी क्लियर हो जाता है कि हमारा व्यापार व्यवसाय किसके साथ था, दूसरे देश के साथ। तो सिक्के बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। अगला है अभिलेख। शुरुआत में तो लिपि का विकास नहीं हुआ था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे लिपि का विकास हुआ, यानी लेखन कला का, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अब लिखते कहाँ थे, जैसे हम लोग
बचपन में देखे होंगे काले रंग का स्लेट चलता था, इस तरह का चौकोर रहता था ऐसा, उसको बोलते थे श्याम पट चौल, और उसमें खड़िए से लेकर लिखा जाता था। उसके बाद देखा होगा कि हम लोग अलग अलग तरह की कॉपी यूज किए, आज डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो ये सब जो होते हैं लिखने के माध्यम, और कहीं कहीं चट्टानों में देखोगे किसी घूमने वाले स्थान पर, वहाँ कुछ लवेरिया टाइप के जो होते हैं, यानी जो प्यार में पड़े हुए, तो पत्थरों पर ऐसे नाम लिख जाता है किसी न किसी का, अब भले ही एक दूसरे को जानता ना हो। तो जो इस तरह की प्रवृत्ति है ये पहले से विद्यमान रही। कुछ शासकों ने मंदिरों में लिखवाया, किसी ने बड़ी बड़ी चट्टानें इकट्ठी करवाई, जगह पर रखवाई और उन पर लेख लिखवाए हैं। तो ये कहलाता है अभिलेख। तो अभिलेख का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप करेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। सुना होगा अशोक के अभिलेख के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख के बारे में, समुद्रगुप्त के अभिलेख के बारे में। और यहाँ प्रयागराज में एक जो अभिलेख रखा है, ये किस शासक का है, उसको लिखा कौन है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। और देखिए, कमेंट वार्तालाप का एक अच्छा माध्यम है। आप कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को बताएं, ताकि हम जान सकें कि आप किस स्तर पर अभी हैं और आपको किस तरह से कंटेंट दिए जाए आगे, ताकि आप अपने को और बेहतर कर पाएं और आपसे हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभिलेख का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। प्राचीन भाषा जो होती हैं, जिस तरह आज भाषा हम लिखते हैं, हम किस लिपि में लिखते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट में। हमारी भाषा क्या है, हमारी लिपि क्या है। भाषा तो सभी जानते हैं, लिपि क्या है। तो जो प्राचीन लिपि होती है उसका अध्ययन कहलाता है पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी। उसके बाद हम बात करेंगे साहित्य स्रोत। साहित्य का मतलब होता है कि जो उस समय लेखन लिखा गया है, उस लेखन को पढ़कर हम उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है, साहित्य। अगर हम वेद को पढ़ते हैं तो हमको एक काल के बारे में जानकारी मिल जाती है, वो काल है वैदिक काल। इसी प्रकार से पुराणों के बारे में जानकारी अगर हमको हासिल हो जाए, पुराणों को पढ़ लें, तो हमको गुप्त काल, मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है ऐसे लिखित स्रोत जिनके माध्यम से हमको किसी काल विशेष की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद होता है विदेशी यात्री। विदेशी यात्री का मतलब होता है कि प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि अलग अलग देशों से लोग क्या करते थे, घूमने फिरने के लिए भारत में आते रहे हैं, और भारत के लोग भी दूसरे देश जाते रहे हैं। जब दूसरे देश कोई जाता है तो आज के समय में जो सेल्फी खींचते हैं, उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, तो सेल्फी नहीं करते थे। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता था, वो था कि उसको लिखें। तो जहां भी जाते थे तो वहां की याद के रूप में वो लिखना शुरू कर देते थे। और ऐसे करके धीरे धीरे, अब ऐसा तो था नहीं कि हवाई जहाज से गए 2 दिन बाद वापस आ गए, जाते थे 2-2 साल 3-3 साल रहा करते थे। तो इतने समय में किताब तैयार हो जाती थी पूरी उनकी। तो वो किताब जो वो लिखते थे, हालांकि उनके अपने विचार थे, लेकिन लिखते तो वही थे जो सामने देखते थे। तो अगर प्राचीन काल में जो विदेशी यात्री आए, जैसे चीन से कुछ लोग आए, मोरक्को से कुछ लोग आए, या फिर ईरान से या अन्य देशों से जो लोग आते रहे हैं, उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ लिखा है, तो हमको उस समय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो पूछा जाएगा कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, तो पहला हो गया भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष के बाद हम जानकारी हासिल कर सकते हैं सिक्कों से। उसके बाद हम जानकारी हासिल कर सकते हैं अभिलेखों के द्वारा, साहित्य से। उसके बाद अंतिम तौर पर देखें तो विदेशी यात्रियों का विवरण, कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए थे, और चीन से आने वाले किसी एक विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसने CU की नामक पुस्तक लिखी है। ये आप कमेंट पर बताइएगा। ये सब कमेंट के माध्यम से, इसी तरह से हम लोग सवाल जवाब एक दूसरे से कर सकते हैं, एक बहुत बेहतर माध्यम है। उसके बाद बात करेंगे जानने हेतु प्रयास। सवाल उठता है कि प्राचीन काल को जाना क्यों जाए, तो समझने का प्रयास कीजिए। प्राचीन भारत को सबसे पहले हम लोगों ने जानना शुरू नहीं किया। हम लोगों का मतलब है हम भारतीयों ने। हमारा इतिहास था, लेकिन इसको जानने की शुरुआत की है किसी ने, तो वो थी औपनिवेशिक काल के ब्रिटिश। औपनिवेशिक काल क्या है, इसको कल पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो देखिए, उन्होंने जानने के लिए प्रयास किए, तो सवाल उठता है क्यों किए। तो मान कर चलिए आपको किसी के यहाँ जाना है, किसी के घर में, तो आपको
पूरी कोशिश आप करेंगे कि पहले से उस घर के बारे में जानकारी हासिल कर लें आप। ऐसा क्यों? ताकि आप उसी के हिसाब से अपना व्यवहार करें। तो चूंकि ब्रिटिश लोग जो भारत में थे, उनको अधिकार करना था किस पर? भारतीयों पर, भारत पर। तो वो समझना चाहते थे कि भारतीयों की सोच क्या है, ताकि अधिकार अच्छे ढंग से कर पाए। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। इन्होंने सबसे पहले 1776 में हमारी जो स्मृति है, जिसको बोलते हैं मनुस्मृति, जो कि मनु ने लिखी है, तो मनुस्मृति का इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। सोच कर देखिए, अगर आपके हाथ में हम फारसी ग्रंथ दे दिए जाए तो पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर वो फारसी भाषा का ग्रंथ हिंदी में कन्वर्ट कर दिए जाए या इंग्लिश में, तो आप उसको पढ़ लेंगे। तो इसी तरह ब्रिटिश लोग थे, उनकी भाषा क्या थी? इंग्लिश। तो उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को किसमें? इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया, और उसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। इसको पढ़ा और इसको पढ़ के जाना कि भारत में किस तरह के धार्मिक कानून प्रचलित हैं, और इनका भरपूर उपयोग किया भारतीयों को सजा देने में। इसके बाद हम देखते हैं कि एक संस्था की स्थापना की गई 1784 में, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्या थी? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था, इसका काम था कि भारतीय ग्रंथ जो है उनको इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करने के बाद उनको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किया जाए। यानी हम कह सकते हैं ये क्या थी? एक शोध संस्था थी, शोध करती थी ये, और साथ में ट्रांसलेट भी करती थी भारतीय भाषा में लिखित ग्रंथों को। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। तो इसकी स्थापना हुई 1784 में। किसने की? विलियम जोन्स ने। पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया? तो विलियम जोन्स। ये जो विलियम जोन्स है, ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कमेंट में जरूर बताएं कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा कौन है। तो इन्होंने क्या किया? अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक जो था, उसको इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1785 में बिल्किंस आते हैं। ये भी ब्रिटिश थे। इन्होंने हमारा सनातन संस्कृति का जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, इसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इन सबसे बढ़कर एक काम किया मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर जर्मनी के थे। इन्होंने अपने ही अधीन कुछ लोगों को रखकर एक बहुत बड़ी सीरीज निकाली, किताबों की सीरीज, जिसका नाम था सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट इंडीज, सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज। इसमें इन्होंने भारतीयों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बहुत लिखा। हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था, बल्कि इन्होंने भारतीयों के बारे में जो लिखा वो ये था कि ब्रिटिश लोगों को ये समझ में आ गया कि इन पर कोई भी अधिकार कर सकता है। तो ये जो प्रयास थे ब्रिटिश ने किए भारत में हमारे प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का महत्व क्या है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, हमारा जो भी है वो हमारा अतीत की वजह से है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जो खेती आधारित व्यवस्था है, खेती किसानी की शुरुआत कैसे हुई, और खेती किसानी पशुपालन ये सब कैसे विकसित हुआ। इसको जानना है तो हमको इतिहास जानना पड़ेगा, खासकर प्राचीन इतिहास। अग्नि की खोज कैसे हुई, ये जानना है तो हमको प्राचीन इतिहास जानना पड़ेगा। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, अगर ये जानना है तो प्राचीन इतिहास जानना होगा, क्योंकि पहिए का आविष्कार ना हुआ होता तो आज कहीं आप घूम नहीं रहे होते, एक जगह बैठे होते, और जाते भी तो 3-4 दिन आपको खाली दूरी तय करने में लग जाता। आज जो समय की बचत होती है उसका मूल कारण है क्या? पहिया। हम जानेंगे कि गांव का विकास कैसे हुआ, नगरों का विकास कैसे हुआ, महानगर कैसे बने, और फिर राज्य कैसे बसे। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारी भाषा, संस्कृति, इन सब चीज़ों का विकास कैसे हुआ, लिपि का आविष्कार कैसे हुआ। ये सब हम कैसे जान सकते हैं? ये सब जानेंगे सिर्फ प्राचीन इतिहास को अध्ययन करके। इसके बाद देखेंगे हम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको भी जानना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अतीत में। तो देखिए, इस तरह से हम अब शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो अगले वीडियो से हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। ये एक इंट्रोडक्शन था एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत का, प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत का। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। कमेंट के माध्यम से सजेशन जरूर भेजें। धन्यवाद।